नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि गया प्रसाद शुक्ल ने श्रृंगारिक रचनाएं किस उपनाम से लिखी। आपको बताना है कि गया प्रसाद शुक्ल जी है, इन्होंने जो श्रृंगारिक रचनाएं लिखी है वो किस उपनाम से लिखी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अलमस्त के नाम से लिखी है, सनही के नाम से लिखी है, त्रिशूल के नाम से लिखी है या फिर तरंगी के नाम से लिखी है। तो बताइए क्या है इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सनही के नाम से लिखी है। आपने देखा भी होगा, कई बार इनके नाम के पीछे लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगत की पहचान करनी है दोस्तों, आपको यहाँ पे असंगत को छांटना है। देखिए असंगत की जगह मैंने गलत लिख दिया है, ये असंगत है। ठीक है दोस्तों, ये असंगत है, मतलब कि इससे संगत नहीं है, इससे मेल नहीं खाता है। ठीक है, ये असंगत है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं। हेमंत शेष है, ये इसने लिखा है वृक्षों के स्वप्न, ये बिल्कुल सही है। अशोक वाजपेयी जी की रचना है कहीं नहीं बहीं, ये बिल्कुल सही है। नंद किशोर आचार्य की रेतराग है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में कई बार। और दोस्तों हम जो देखते हैं ये मलयज की नहीं है, ये किसकी है, ये मैं पहले भी आपको 2 बार बता चुकी हूँ। ये है मंगलेश डबराल की। ठीक है, किसकी दोस्तों, मंगलेश डबराल की। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे असंगत है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञे ने किस सप्तक की भूमिका में कहा है कि प्रयोग दोहरा साधन है। क्या कहा है इन्होंने कि प्रयोग है वो दोहरा साधन है। ठीक है, तो कौन से सप्तक की भूमिका में इन्होंने कहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बताइए कौन सा है। तो दोस्तों द्वितीय जो सप्तक है उसकी भूमिका में लिखा है कि प्रयोग दोहरा साधन है। ठीक है, गुप्त जी कृत साकेत के संबंध में असंगत बताना है। दोस्तों जो गुप्त जी का कृति है साकेत, इसके बारे में जो असंगत है, जो यहाँ पे गलत तथ्य है, उसको बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से लिखा है इन्होंने, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये फर्स्ट पॉइंट, इसमें कुल 18 सर्ग नहीं दोस्तों, इसमें 18 सर्ग नहीं है, इसमें तो 12 सर्ग है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही सेकंड नंबर असंगत हो गया है, यहाँ पे 12 सर्ग है। ठीक है, आप इसको याद रखना। और काव्य के केंद्र में उर्मिला का त्याग है। देखिए दोस्तों इसमें जो नायिका है ना वो सीता नहीं है, यहाँ पे जो कथा वही रामायण की है, लेकिन इसमें जो उर्मिला है ना वो नायिका है, ना कि सीता। ठीक है, देखिए 9वां और 10वां सर्ग है ना, इसमें उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया गया है और बहुत शानदार मार्मिक ढंग से इन्होंने वर्णन किया है गुप्त जी ने। मैंने पढ़ा है इसको, मुझे बहुत शानदार लगा। अगर आपके सिलेबस में ये होगा तो मैं देखती हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगी ये, लेकिन वो जो यूनिट आएगी इसकी तब पढ़ाऊँगी। ठीक है, गुप्त जी की जन्म शताब्दी पर उनकी राष्ट्रीय कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ। आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त जी की जन्म शताब्दी मनाई गई, उस पर इनकी जो राष्ट्रीय कविताएं हैं उनका जो संकलन है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ, उसका नाम बताना है। ठीक है, बताइए विजय पर्व है, स्वदेश संगीत है, राष्ट्रवाणी है या फिर कविश्री है। तो दोस्तों राष्ट्रवाणी के नाम से प्रकाशित हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाइकू के संबंध में कौन सा असंगत है वो बताना है। दोस्तों ये जापानी छंद है, बिल्कुल सही है। द्वितीय पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। 17 वर्णीय छंद है, ये बिल्कुल सही है। इसमें 2 पंक्तियाँ होती है दोस्तों, इसमें 2 पंक्तियाँ नहीं होती, इसमें 3 पंक्तियाँ होती है। कितनी, 3 पंक्तियाँ होती है इसमें, तो ये हमारा यहाँ पे असंगत हो गया। ठीक है, बाकी के इसके तथ्य बिल्कुल सही है। नकेन का प्रपद जो है इसका प्रकाशन वर्ष बताना है आपको। नकेन का जो प्रपदवाद है, प्रपदवाद के नाम से हम जानते हैं इसको, तो बताइए दोस्तों क्या है, 1946, 1949, 1956, 1958। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1956। ठीक है, किस रचना को रचनाकार ने स्वयं ही कामाध्यात्म की उपाधि दी है। दोस्तों ऐसी कौन सी रचना है जिसके रचनाकार ने स्वयं ही उसको कामाध्यात्म की उपाधि दी है। बताइए कौन सी रचना के लिए दी है और कौन सी रचना, कौन से रचनाकार की है जिन्होंने स्वयं ही बोला है अपनी रचना के लिए। बताइए अंधा युग है, उर्वशी है, आत्महत्या के विरुद्ध है या फिर कामायनी है। तो दोस्तों उर्वशी रचना है, इसके लिए बोला है, और ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। देखिए चंपू उर्वशी है वो जयशंकर प्रसाद जी की है, और उसको चंपू उर्वशी करके पूछता है या फिर अलग तरीके से उसे पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। उत्तर कबीर के रचनाकार कौन है, आपको बताना है कि उत्तर कबीर जो रचना है इसके रचनाकार का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या है इसके रचनाकार का नाम। तो देखिए पढ़ लीजिए एक बार, ऑप्शन क्या है, नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है, केदारनाथ सिंह है, कुंवर नारायण है। तो इसके जो रचनाकार यहाँ पे है वो है केदारनाथ सिंह। ठीक है, उत्तर कबीर के, तो केदारनाथ सिंह किस में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा।
किस कवि को आधुनिक हिंदी का व्यास कहते हैं? देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा कवि है जिसको आधुनिक हिंदी का व्यास कहा जाता है? बताइए आप, कौन से कवि को आधुनिक हिंदी का व्यास कहा जाता है? तो ऑप्शन पढ़िए दोस्तों जल्दी से। सत्यनारायण कवि रत्न है, मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है, या फिर है दोस्तों, मैंने लास्ट वाला ऑप्शन लिखा ही नहीं है तो इसको काट दीजिए, भूल गई लिखते लिखते। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा हमारा उत्तर है जो बिल्कुल सही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आधुनिक हिंदी का जो व्यास कहा जाता है ना, वो कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय को। ठीक है दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक हिंदी का व्यास कहा जाता है। यहाँ पे कहा है कि किसने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? तो दोस्तों आप सभी जानते हो, ये बार बार आती रहती है लाइन, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, ये डॉक्टर नगेंद्र की है। ठीक है, आप इसको याद रखना क्योंकि दोबारा भी पूछ सकता है मिलान वाले में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मूल अर्थ में छायावादी किसे माना है? दोस्तों आपसे पूछा है कि मूल अर्थ में इन्होंने छायावादी किसको माना है। मैं पहले भी आपसे पूछ चुकी हूँ लेकिन दोबारा से पूछ रही हूँ, आप बताइए किसको माना है? मुकुटधर पांडे को, मैथिली शरण गुप्त को, या फिर इन दोनों को, या फिर माना है महादेवी वर्मा को? तो दोस्तों इन्होंने माना है महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, किसने कहा कि मैंने मैं शैली अपनाई? कितनी बार आप बता चुके हो मुझे और मैं आपको बता चुकी हूँ, निराला जी ने कहा है। हिंदी में ग्राम गीतों के प्रथम संकलनकर्ता कौन है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसको मैं पहले करवा चुकी हूँ। इसकी कहानी बहुत रोचक है, वो भी मैं आपको सुना चुकी हूँ। इसमें क्या है कि ये राम नरेश त्रिपाठी है ना दोस्तों, इन्होंने क्या किया, गांव में जो शादी ब्याह होते हैं, कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें जो गाँव की औरतें बैठ के गीत गाती है ना शादी ब्याह में या फिर किसी भी फंक्शन में, उनको इन्होंने क्या किया, रात में जब कई बार क्या होता है कि हमारे रात में गीत गाते हैं, जैसे चांदनी रात होती है, ये पूर्णिमा के दिन गाते हैं कभी कभी, तो दीपक जला के और सारी औरतें बैठ के गीत गाती है। तो ये क्या करते हैं, जो दीवार होती है ना उसके पीछे छुप के उन गीतों को सुनते और सुनने के बाद उनको लिखते। तो इन्होंने गांव-गांव में, घर घर में छुप छुप के उन गीतों को सुना और लिखा। ये काम किया है किसने दोस्तों? राम नरेश त्रिपाठी ने। मैं इसकी कहानी आपको पहले सुना चुकी हूँ, तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि हिंदी में जो ग्राम गीत है उनका प्रथम संकलनकर्ता कौन है? तो प्रथम संकलनकर्ता ये है, और इन्होंने कैसे संकलन किया वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पंत की कौन सी रचना है जो छायावाद की प्रौढ़तम रचना मानी जाती है? बताइए आप, कौन सी रचना है पंत जी की ऐसी? तो आप सभी जानते होंगे कि पल्लव है दोस्तों, पंत जी की रचना पल्लव है जो छायावाद की प्रौढ़तम रचना मानी जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि एडविन अर्नोल्ड के जो लाइट ऑफ एशिया है इसका बुद्धचरित नाम से अनुवाद किसने किया है? ठीक है दोस्तों, बुद्धचरित, ये वृद्ध नहीं है, बुद्धचरित है। ठीक है, बुद्धचरित नाम से अनुवाद किसने किया है? तो बताइए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, सत्यनारायण कवि रत्न ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या लाला भगवान दीन ने? किसने किया है बताइए दोस्तों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे हमारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रसाद की विशिष्ट रचना ने बहुत ही लोगों को आकर्षित किया। कौन सी ऐसी विशिष्ट रचना है जिसने लोगों को आकर्षित किया? और किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद की। और किसके अनुसार दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो बताइए ऐसी कौन सी रचना है? तो दोस्तों आंसू है, इनका काव्य है आंसू, इसके बारे में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा। इसमें पूछा है कि आपसे कमायनी के बारे में जो असंगत है, जो गलत तथ्य है, उसको आपको बताना है। तो इसमें शैव दर्शन की स्थापना है, बिल्कुल सही है। यह शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह रूपक काव्य 15 सर्गों में विभक्त है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन ये छायावाद का श्रेष्ठतम खंड काव्य नहीं है दोस्तों, ये महाकाव्य है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, कोई आया है घर पे, बेल बजी है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं हम। कौन से आलोचक है जिन्होंने कामायनी को अभिनव कलाकृति काव्य कहा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बच्चन सिंह। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।